बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल रोज रात को एक नारियल के पेड़ की तांत्रिक पूजा किया करती थी। वो उस पेड़ पर अपना हाथ काट कर उस पर खून चढ़ाया करती थी। ए शैतानों के देवता, मेरी पूजा स्वीकार कर और मुझे संतान दे। चुड़ैल हर रात इसी तरह पूजा करती और अपने शैतानों के देवता को खुश करती। उसी जंगल में एक बहुत ही गरीब शंकर नाम का लड़का लकड़ियां काटने आता था। एक दिन की बात है, शंकर पेड़ से सूखी सूखी लकड़ियां काटने में लगा हुआ था। ओह, शाम हो गई। आज तो लकड़ियां काटने के चक्कर में समय का पता ही नहीं चला और रात को इस जंगल में रुकना ठीक नहीं है। शंकर जल्दी जल्दी लकड़ियों को एक रस्सी से बांधने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये आवाजें कैसी? इस समय कौन हो सकता है? शंकर आवाज सुनने की कोशिश करता है। तभी उसे अचानक से वो आवाजें और भी भयानक सुनाई देने लगती है। ए शैतानों के देवता, मुझे संतान दे, संतान दे, मुझे संतान दे। अजीब सी भयानक आवाजें सुनकर शंकर की हालत और भी खराब हो जाती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। तभी अचानक से उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ये रोशनी कैसी? शंकर हिम्मत करके रोशनी की तरफ देखने जाता है तो चौंक जाता है। बाप रे, चुड़ैल! ये तो चुड़ैल है। तभी शंकर जल्दी से झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और वो चुड़ैल को देखने लगता है। ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? तभी शंकर देखता है कि चुड़ैल अपना हाथ काट कर नारियल के पेड़ पर खून चढ़ा रही है। ए शैतानों के देवता, मुझे संतान दे, संतान दे, संतान दे। लगता है आज मेरा आखिरी दिन है। अगर इस चुड़ैल ने मुझे ये सब करते देख लिया तो वो मेरा ही खून चढ़ा देगी। और जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है तो शंकर नारियल के पेड़ के पास जाता है। तभी उसे उस नारियल के पेड़ से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आज तो मैं पक्का नहीं बचूंगा। तभी शंकर की नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है। ये क्या? नारियल के पेड़ पर ये नारियल लग रहा है। और देखते ही देखते वो नारियल बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो जैसे कोई जादू हो। तभी वो नारियल पेड़ से गिरकर नीचे आ जाता है और उसमें से रोने की आवाज आने लगती है। इस नारियल से रोने की आवाज कैसे आ सकती है? ये कैसे हो सकता है? शंकर जैसे ही नारियल को उठाता है तो वो अपने आप टूट जाता है और उसमें से एक सुंदर सी छोटी सी बच्ची निकलती है, जिसे देखकर शंकर हैरान हो जाता है। ये तो चमत्कार है, नारियल से बच्ची निकली। वो छोटी बच्ची बड़ी जोर जोर से रो रही थी तो शंकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे प्यार करने लगता है। क्या हुआ? क्यों रो रही है तू? चुप हो जा। अरे रे 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 रे, चुप हो जा, चुप हो जा। शंकर के प्यार करने के साथ ही बच्ची चुप हो जाती है और वो बोलने लगती है और चलने भी लगती है, जिसे देखकर शंकर बड़ा हैरान होता है। ये तो चमत्कार हो गया। छोटी सी बच्ची बोलने भी लगी और चलने भी। ये किसी जादू से कम नहीं। तुम कौन हो और नारियल के अंदर से कैसे आई? मेरी माँ चुड़ैल है, मैं उसकी ही बच्ची हूँ, पर मेरा जन्म नारियल से हुआ है। मैं कोई मामूली बच्ची नहीं हूँ, मैं एक जादुई बच्ची हूँ। शंकर और छोटी बच्ची दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में ही चुड़ैल के वापस आने की आवाजें आने लगती है, जिसे दूर से ही उसकी बच्ची देख लेती है। शंकर, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, माँ आ रही है। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेगी। फिर शंकर उस बच्ची को वहीं छोड़कर जाने लगता है तो बच्ची उसका हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है, कल तुम फिर मुझसे मिलने आओगे ना? शंकर उस बच्ची को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और धीमी आवाज में सिर हिलाकर उससे कहता है, हाँ, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब तुम यहाँ से जाओ, माँ आ रही है। शंकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चुड़ैल भी आ जाती है और जब वो नारियल के टुकड़ों के पास अपनी बच्ची को देखती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। संतान, मेरी संतान, मेरी संतान मुझे मिल गई। मैं भी माँ बन गई। चुड़ैल अपनी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे कब से तेरा ही इंतजार था। अब जाकर कहीं मेरा इंतजार खत्म हुआ। एक बार मुझे माँ माँ
मेरे कान तरस गए थे माँ सुनने के लिए। फिर चुड़ैल अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और इसी तरह सुबह हो जाती है और अगले दिन चुड़ैल अपनी बच्ची से कहती है, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना और इधर उधर कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। बच्ची वहीं नारियल के पेड़ के पास बैठी शंकर का इंतजार करने लगती है। ये शंकर कब आएगा? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। तभी बच्ची को शंकर आता हुआ दिखाई देता है तो वो दौड़कर उससे लिपट जाती है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं आ तो कब का चुका था, पर जब तुम्हारी माँ को देखा तो छिप गया। अगर वो मुझे देख लेती तो मुझे जिंदा ही मार डालती। हाँ। फिर शंकर और छोटी बच्ची दोनों आपस में मिलकर खेलने लगते हैं और खेलते खेलते जब दोनों थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। मैं तो थक गई, अब मैं नहीं खेल सकती। मैं भी थक गया और मुझे भूख भी लग रही है। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। वो छोटी बच्ची अपने जादू से बहुत सी खाने पीने की चीज ला देती है। इतना सारा खाना और चीजें देखकर शंकर की आंखें फटी रह जाती हैं। इतना सारा खाना और इतनी सारी चीजें, ये सब कैसे? मैंने कहा था ना कि मैं जादुई बच्ची हूँ और मैं जादू से कुछ भी ला सकती हूँ। इसी तरह शंकर हर रोज चुड़ैल के जाने के बाद बच्ची से मिलने आता और उसके साथ खूब खेलता और बच्ची भी हमेशा उसका बेसब्री से इंतजार करती। लेकिन कई दिनों तक जब शंकर उससे मिलने नहीं आता तो बच्ची परेशान हो जाती है और उसे उसकी चिंता होने लगती है। क्या बात है, शंकर इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कुछ दिन ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन जब शंकर बच्ची से मिलने आता है तो बच्ची उससे नाराज होते हुए कहती है, पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और तुम मुझसे मिलने अब आए हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बच्ची एक तरफ अपना मुंह करके बैठ जाती है तो शंकर उसे मनाते हुए कहता है, मेरी मजबूरी थी जो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ तुमसे मिलने ही आया हूँ, कहीं तुम परेशान न हो। ये कहते कहते शंकर रोने लगता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? शंकर रोते रोते उसे बताता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है उनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में ही कराना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। पर मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरी माँ का इलाज समय से नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारी माँ बीमार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बच्ची जब शंकर से बात कर रही थी तभी अचानक से एक सांप नारियल के पेड़ से आकर बच्ची के ऊपर गिर जाता है तो शंकर बिना सोचे समझे सांप को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे चाकू से मार देता है। तभी इतने में ही चुड़ैल आ जाती है और अपनी बच्ची को जमीन पर खून में सना हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। मेरी बच्ची को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। और जैसे ही चुड़ैल शंकर को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो बच्ची अपनी चुड़ैल माँ को रोक लेती है। माँ, इसे मत मारो, ये मुझे मारना नहीं बचाना चाहता था। माँ, इसने तो सांप से मेरी जान बचाई है और आप इसे ही मारना चाहती हो। चुड़ैल अपनी बच्ची की बात सुनकर शंकर को छोड़ देती है। तुम इसे कैसे जानती हो? फिर बच्ची चुड़ैल को सारी बात बताती है। माँ, जब मेरा जन्म नारियल से हुआ था तब मेरे पास कोई नहीं था, तब सबसे पहले मैंने इसे ही देखा था। माँ, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी, तब यही मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ खेलता था। माँ, ये बहुत अच्छा है। तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। जब तक मेरी बच्ची बड़ी नहीं होगी मेरी शक्ति मुझे नहीं मिलेगी। फिर बच्ची अपना हाथ हवा में घुमाती है और अपने हाथ में बहुत सारे पैसे ले आती है। शंकर, इन पैसों को लो और अपनी माँ का अच्छे से अस्पताल में इलाज कराओ और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस नारियल के पेड़ के पास आकर जैसे ही इसे छुओगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शंकर बच्ची से पैसे लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज कराता है और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता और जादुई बच्ची
उसकी मदद कर देती। कंगनापुर नाम के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कजरी देवी अपने 2 बेटे बहू और अपनी एक बेटी गरिमा के साथ रहा करती थीं। कजरी देवी अपनी बेटी गरिमा से सबसे अधिक प्यार करती थीं, क्योंकि एक वही थी जो अपनी बूढ़ी माँ की चिंता किया करती थी। एक रोज गरिमा अपनी बूढ़ी माँ को दवाई खिला रही होती है कि तभी कजरी देवी का बड़ा बेटा मनीष गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, अरे गरिमा, कहाँ मर गई? मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है और ये अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई है। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं उन्हें दवा ही खिला रही थी। गरिमा बड़े भाई के लिए चाय नाश्ता बनाकर ला ही रही होती है कि तभी गरिमा का छोटा भाई चंदन गरिमा को आवाज लगाते हुए बोलता है, गरिमा, तेरी भाभी का सुबह से सिर दर्द हो रहा है, इसलिए उसने खाना नहीं बनाया और ना ही मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। मेरी बहन, तू जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री करके दे दे। अरे, तुम भाइयों को घर के काम के लिए बस अपनी बहन ही दिखाई देती है क्या? सुबह से लेकर रात तक बेचारी बस घर के काम ही करती रहती है और दोनों बहुरानी बस आराम फरमाती रहती हैं। ओह माँ, तुम भी ना। अरे घर के कामकाज आने भी तो जरूरी है। आखिर गरिमा को शादी करके दूसरे घर भी तो जाना है। माँ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है, बेटा, मेरी तबीयत का तो तुम दोनों को पता है ही कि कब मुझे क्या हो जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी का ब्याह हो जाए और बड़ी ही धूमधाम से हो। गाड़ी, जेवर, लत्ते से लेकर खाना पीना सब बढ़िया होना चाहिए और ये सब तुम दोनों भाइयों को मिलकर ही करना है, समझे? माँ, आप तो जानती ही हो कि मेरा काम धंधा पहले ही कितना घाटे में चल रहा है। ऊपर से आप शादी में गाड़ी जेवर की बात कर रही हो। माँ, भैया सही बोल रहे हैं और वैसे भी शादी में लगाने को हमारे पास कुछ नहीं है। सब तो आप लेकर बैठी हो, सब जेवरात पैसा तो आपके पास है। तो ये सारा कुछ मैं तुम्हें दे जाऊं ताकि तुम सब अपनी अपनी बीवी पर लुटा सको। माँ की बात से नाराज होकर दोनों भाई अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत ज्यादा खराब होने से माँ की उसी समय मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु को कुछ ही दिन बीते थे कि मनीष अपनी पत्नी रेखा से बोलता है, रेखा, माँ के पास बहुत जेवर था जो कि अब सारे का सारा गरिमा के पास है। अजय, उस जेवर पर तो अब आपका हक बनता है, आखिर आप घर के बड़े हैं। पर देखो, माँ सारा जेवर मकान सब गरिमा के नाम कर गई और हम लोगों को कंगाल करके चली गई। तभी वहाँ पर चंदन और उसकी पत्नी मीनाक्षी आते हैं और रेखा की बात सुनकर बोलते हैं, सही बोल रही हो जेठानी जी, माँ तो हमें बस घर का एक छोटा सा कोना थमा गई और सब इस गरिमा को सौंप गई। अगर हमें ये घर मकान और जेवर सब अपने नाम करना है तो कुछ करना ही होगा, नहीं तो गरिमा की जहाँ शादी हुई नहीं कि हम सब सड़क पर नजर आएंगे। सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गरिमा वहाँ आ जाती है और अपने भाई से बोलती है, भैया, आप मुझसे माँ के जेवर लेना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि वो जेवर मेरी माँ के हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी उन्हीं खानदानी जेवर को पहनकर हो, इसीलिए मैं वो जेवर आप दोनों में से किसी को भी नहीं देने वाली। और वैसे भी आप दोनों भाई भाभीियों ने कभी न मुझे प्यार दिया और न ही कभी माँ की फिक्र की, इसीलिए उन जेवर पर आप दोनों भाइयों का कोई हक नहीं बनता। ऐसा बोलकर गरिमा वहाँ से चली जाती है। गरिमा के जाते ही रेखा बोलती है, अजी, देख रहे हो इस लड़की के तेवर, आज जेवर के लिए हम सबको इतना कुछ सुनाकर चली गई, कल को तो ये हमें इस घर से भी बाहर निकाल फेंकेगी। इस गरिमा को तो आज रात को ही हम लोगों को ठिकाने लगाना होगा, इससे पहले कि ये हमें सड़क पर लाकर खड़ा कर दे। फिर क्या था, दोनों बहुएं और भाई आपस में मिलकर गरिमा के खाने में जहर मिला देते हैं, जिसे खाते ही गरिमा की उसी समय मृत्यु हो जाती है। गरिमा की मौत के दूसरे ही दिन चंदन अपने भाई मनीष से कहता है, भाई, ना जाने इस गरिमा ने जेवर और घर के कागजात कहाँ छुपा कर रखे हैं कि पूरा घर छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। तेरी भाभी और मैं भी 2 दिनों से उन्हीं की तलाश में लगे हैं, पर हमें भी कुछ नहीं मिला। आज रात हम दोनों भाई गरिमा के कमरे की फिर से तलाशी लेंगे, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर दोनों भाई रात के समय गरिमा के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं कि तभी चंदन को अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे भाई, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे?
अरे बाप रे, इतनी भयानक चुड़ैल! अरे भाग रे चंदनवा, भाग, कहीं ये चुड़ैल हमें ना खा। अरे अरे, कहाँ भागने की सोच रहे हो? अगर भाग गए तो जेवर और घर के कागजात कैसे ढूंढोगे? चुड़ैल की हंसी सुनकर रेखा और मीनाक्षी अपने कमरे से भागते हुए गरिमा के कमरे में आती हैं और वहाँ चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल? आजी, हमारे घर में चुड़ैल है। तभी चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, तुम सबने ये क्या चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है? अरे भूल गए मुझे? मैं हूँ तुम्हारी बहन, जिसे तुम चारों ने मिलकर मार डाला, और अब आए हो सारा जेवर चोरी करने। अब तो ना तुम्हें जेवर मिलेंगे और ना ही इस घर के कागजात। तू 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 मेरी प्यारी बहन गरिमा है। मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो तुझे बहुत प्यार करता हूँ ना, और सच में मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। वो तो तेरी भाभीियों ने हम दोनों भाइयों से ये सब काम करा दिया। अजी, क्या कहा आपने? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैं सब जानती हूँ कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते थे। पूरा दिन घर के काम मैं करती थी और आराम ये बहू रानी फरमाती थी। अरे अरे मेरी लाडो, हम सब तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और अरे रेखा, जा अपनी ननद के लिए खीर बना कर तो ला। अब से मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तुझे खीर बहुत पसंद है ना? मनीष की बात सुनकर चंदन धीरे से अपनी पत्नी मीनाक्षी से बोलता है, भैया सोच रहे हैं कि खीर खिलाकर वो गरिमा को अपनी तरफ कर लेंगे और सारा जेवर गहना सब उनको मिल जाएगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। गरिमा, मेरी बहन, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। वहाँ चलकर तू आराम करना और मैं तेरी सेवा करूंगा। तेरे तेरे हाथ पैर दबाऊंगा और तेरे लिए तेरी पसंद की इमरती तुझे खिलाऊंगा। गरिमा मेरे साथ रहेगी, और तूने आज तक तो कभी गरिमा को इमरती नहीं खिलाई, जो आज इसे इमरती खिलाने की बात कर रहा है। हाँ गरिमा, तुम तो हमारे साथ ही रहना। मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। अरे ऐसे कैसे गरिमा आपके साथ रहेगी? कुछ भी हो जाए, गरिमा तो हमारे ही साथ रहेगी। ओहो, लड़ना झगड़ना बंद करो। और गरिमा कुछ दिन हमारे साथ रहेगी और कुछ दिन चंदन तेरे साथ, और जो गरिमा को खुश करेगा, गरिमा उसे ही जेवर और मकान के कागजात सौंपेगी। हाँ? एक तो मुझे तुम सबने मिलकर मार डाला, और अब जब मैं एक चुड़ैल बन गई हूँ और सारा जेवर कागजात मेरे पास है, तो तुम दोनों भाई मेरा बंटवारा करना चाहते हो। सब समझती हूँ मैं कि तुम दोनों अपनी इस चुड़ैल बहन का बंटवारा इसलिए करना चाहते हो ताकि तुम्हें जेवर और मकान के कागजात मिल सके, और मेरी इतनी चापलूसी भी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं तुम सबको कुछ ना कर सकूं, है ना? क्यों? ऐसा बोलते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब कोई नहीं मुझसे बचेगा। ऐसा बोलते ही चुड़ैल अपनी भाभी रेखा का गला पकड़ लेती है। अरे रे, मर गई रे। गरिमा, मेरी प्यारी ननद, मुझे माफ कर दे। लालच में आकर मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डाला। ऐसा बोलकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। रेखा को रोता बिलखता देख मनीष को बहुत दुख होता है। मनीष आंखों में आंसू लिए चुड़ैल बहन से बोलता है, दर्द तकलीफ क्या होती है आज मुझे पता चला। गरिमा मेरी बहन, एक तो हम सबने मिलकर तुम्हें मार डाला, और मारने के बाद भी लालच के चक्कर में हम तेरा बंटवारा करने लगे। इतने बेरहम और लालची हो गए हैं हम। रेखा रोते बिलखते हुए बोलती है, हाय हाय, मेरा गला छोड़ दो गरिमा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी जान बख्श दो गरिमा। गरिमा, हमें माफ कर दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न जेवर न मकान में हिस्सा। हमें तो बस अपनी जान प्यारी है। चुड़ैल रेखा का गला छोड़ देती है कि तभी दोनों भाई गरिमा के पैरों में गिर पड़ते हैं और गरिमा से माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल अपने भाइयों को अपने पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए देखकर बड़ी ही दुखी होती है और उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। तुम सभी को अपने किए पर पछतावा हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। ऐसा बोलकर चुड़ैल मकान के कागजात और जेवर अपने भाइयों को दे देती है और उनसे बोलती है,
कभी भी लालच में आकर अपनी बहन का बंटवारा नहीं करना चाहिए। एक बहन अपने भाई के प्यार की भूखी होती है। अगर किसी चीज का बंटवारा करना है तो उस पर बस प्यार का बंटवारा करो। ऐसा बोलते ही चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। चुड़ैल बहन की ये बात सुनकर